बड़ी खबर ये आ रही है कि चीन के साथ तनाव के बीच दिल्ली में रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में कांग्रेस से राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। रक्षा मामलों की स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 31 सांसद सदस्य हैं। बैठक में रक्षा मंत्रालय की ओर से सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, विक्रांत यादव दिल्ली से। विक्रांत, बैठक को लेकर क्या खबर आ रही है? देखिए, हम वैसे तो ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी और इस बैठक में ये पहले से एजेंडा था कि जो राशन और बाकी चीज़ें मुहैया करवाई जाती हैं सेना को, खास तौर पर जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर, उसकी स्थिति को देखने के लिए इस कमेटी के बैठक का एजेंडा था। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुँचे हैं और ये खास बात है क्योंकि राहुल गांधी इस कमेटी के सदस्य, हालांकि पिछले साल उन्हें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये पहली बार है कि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हुए हैं। पिछली करीब 11 बैठकों में वो मौजूद नहीं रहे थे और इस बात को पिछले दिनों बीजेपी ने एक बड़ा एजेंडा भी बनाया था। लेकिन आज चूंकि राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, यह हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ सदस्य बैठक में लद्दाख की जो वर्तमान स्थिति है उसे लेकर के भी सवाल उठा सकते हैं। क्या राहुल गांधी सवाल पूछते हैं या कुछ जानकारी लेते हैं? क्योंकि सीडीएस भी इस बैठक में, सीडीएस विपिन रावत इस बैठक में पहुंचे हैं, तो क्या राहुल गांधी या कोई और कमेटी का सदस्य कोई सवाल उठाता है और या क्या जवाब देता है, इस सब पर भी नजर रखी हुई है। और हो सकता है कि बैठक के बाद कुछ जानकारी मिले, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि एजेंडा भले ही बॉर्डर के इलाकों में सैनिकों के खाने पीने और राशन बाकी चीज़ों की व्यवस्था कैसी है, खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में, उसको लेकर के वो पहले से एजेंडे में तय था। लेकिन लद्दाख की बात को उठाया जाएगा, कुछ सदस्य इस मामले में उठाएंगे। जुएल ओराम जो हैं बीजेपी के सदस्य, वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और बाकी कांग्रेस के भी इस मामले में कई कमेटी में मेंबर हैं। लेकिन राहुल गांधी क्योंकि पहली बार इस बैठक में आए हैं, 11 बैठकें उन्होंने अभी तक जिसमें वो अनुपस्थित रहे थे, उसके बाद आज इस बैठक में वो आए हैं और लगातार वो जिस तरीके से ट्विटर के जरिए लद्दाख को लेकर के, चीन को लेकर के सवाल उठाते हैं, तो क्या आज सीडीएस के सामने भी सवाल पूछेंगे? इन सब पर नजर बनी हुई है। बिल्कुल निगाहें बनाए रखिएगा। और ले से हमारे साथ अरुणिमा भी जुड़ रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर लद्दाख से आ रही है। चीन भले ही एलएसी पर चल रहे तनाव को कम करने के लिए बातचीत की बात कह रहा है, लेकिन चीन की सेना पीठ में छुरा घोंपने की पूरी तैयारी भी कर रहा है। 1962 में भी चीन ने भारत के साथ इसी तरह की हरकत की थी और एक बार फिर एलएसी के उस पार चीन की सेना लगातार युद्ध की तैयारी में जुटी है। मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्री सीमा पर तनाव घटाने के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एलएसी के उस पार चीन लगातार सैन्य जमावड़ा बना रहा है। सैनिकों के साथ साथ चीन अत्याधुनिक टैंक और ट्रक पर तैनात तोप भी सीमा पर तैनात कर रहा है। चीन की तरफ से रात में भी सीमा पर सैन्य अभ्यास हो रहा है। चीन की सेना रात में भी सैन्य अभ्यास कर रही है। चीन की सेना रात में इस तरह से गोलाबारी का अभ्यास कर रही है जैसे युद्ध के हालात हो गए हैं। अरुणिमा लेह से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अरुणिमा, बार बार चीन की तरफ से जेस्चर्स तो ये दिए जाते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तनाव को कम करना चाहते हैं, लेकिन एलएसी पर उसकी तैयारी कुछ और बताती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना जो कहता है वो करता नहीं है। टॉक्स के टेबल पर वो कहता है कि नहीं नहीं, हम दोनों डेवलपिंग नेशंस हैं, एशिया के सुपर पावर हैं, हम दोनों को बॉर्डर सिचुएशन, बायलैटरल रिलेशंस को खराब करने नहीं देना चाहिए। लेकिन ग्राउंड पे वो कुछ और ही करती है और हमारे जो कमांडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स, उनको पूरा अंदाजा है कि चाइना पे इस वक्त भरोसा नहीं किया जा सकता। जो हमें इस वक्त तस्वीरें दिख रही हैं चाइना की तैयारी की, हमारे मिलिट्री कमांडर्स को पूरा अंदाजा है कि किस तरह की तैयारी स्ट्रक्चर चाइना ने कर रखी है। उनके पास कहां-कहां टैंक है, किस टाइप का डिप्लॉयमेंट है, कितने फोर्सेस हैं, सारी जानकारी इस वक्त भारतीय सेना के पास है। क्योंकि अब भारतीय सेना भी हाइट्स पर है। जो पहाड़ आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, ऐसे ही पहाड़ पैंगोंग लेक के पास भी हैं, ऐसे ही पहाड़ चुशुल के पूरे सेक्टर में हैं और इन पहाड़ों के ऊपर, उन हाइट्स के ऊपर भारतीय सेना ने अब कब्जा बना लिया है। तो वो देख पा रही है जो एडवांटेज था चाइना के पास कि वो सरप्राइज कर देते थे इंडियन आर्मी को, वो एडवांटेज अब चला गया है। दूसरी चीज जो यहाँ के मिलिट्री कमांडर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर चाइनीज मीडिया, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो या सीसीटीएन हो, इस तरीके की स्टोरीज चला रही है कि चाइना युद्ध के लिए तैयारी कर रही है, तो हो सकता है ये साइऑप्स का भी हिस्सा हो। साइऑप्स का मतलब जानबूझकर अपनी आर्मी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ताकि भारतीयों को डर लगे कि अगर युद्ध की स्थिति हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना हमारे सोल्जर्स पे भारी पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी भी तैयारी उतनी ही है और हमारी तैयारी आपने बात कही, इसी से मेरा अगला सवाल भी आपसे है। सवाल ये कि ये जो डर बार बार दिखाने की चीन कोशिश कर रहा है, जिसका कोई मतलब भारत के सामने तो बचा है नहीं, ये जो बार बार ललकारना है चीन का हाल फिलहाल के कुछ महीनों में, क्यों कर रहा है चीन बार बार ऐसा?
देखिए चाइना की क्या स्ट्रैटेजी रही है 1962 से लेकर। 1962 में इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं था, ये एक्नॉलेज्ड है। और चाइना ने 1962 में भारत की बहुत सारी टेरिटरी अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद से सलामी स्लाइसिंग जिसको कहते हैं कि बार बार आकर छोटे छोटे हिस्सों में घुसते जाना, वो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई थी। इस बार ये स्ट्रैटेजी लेकिन काम नहीं कर रही है। गलवान में ज़रूर हमने अपने 20 मार्टियर्स खोए, गलवान में ज़रूर हमारा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद से भारतीय सेना ने चाइना के हर मूव का जवाब दिया है। अगर वो हाइट्स पे जा रहे थे तो हम भी हाइट्स पर गए हैं, अगर वो अपने ऑटोमेटिक वेपन्स लेकर ऊपर चढ़े हैं तो हम भी चढ़े हैं। और अगर पिछले 3 रातों से 2000 चाइनीज सोल्जर्स पैंगोंग के नॉर्थ बैंक पे चढ़ के बैठे हुए हैं तो हमारे भी 2000 सोल्जर्स वहां बैठे हुए हैं। इस मतलब कहने का मतलब यह है कि हर ईंट का जवाब पत्थर से भारतीय सेना दे रही है। तो ऐसे में ये साइऑप जरूरी हो जाता है। जब आपको लगे कि सामने वाला सामने की लड़ाई में आपसे पीछे नहीं हट रहा, तो पीछे से डरा कर कोशिश करो कि वो पीछे हट जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारतीय सेना भी इस वक्त उतनी ही तैयारी के साथ इस स्कर्मिश को, उसको वो लड़ाई नहीं कह रहे हैं, स्कर्मिश कह रहे हैं, ऑल्टरकेशन कह रहे हैं, बट उसमें वो चाइना को लगातार उसी भाषा में जवाब दे रही है जो भाषा उनको समझ आती है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक और बात जिस डर को लेकर अभी हम बातचीत कर रहे थे, दरअसल जिस तरह की तैयारियां इस वक्त चीन की है, वो ये साफ मैसेज देना चाहता है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या उसे भारत की तरफ से ये मैसेज मिल रहा है कि भारत भी, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो तैयारी भारत की भी कम नहीं है? जी, जो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि रायट एक्ट पढ़ दिया गया है, हमारे भारतीय कमांडर्स की तरफ से वो रायट एक्ट पढ़ दिया गया है चाइना के लिए। उनसे कहा गया है कि ये बार्ब्ड वायर है, पैंगोंग त्सो के साउथ बैंक पे कटीला तार बिछा दिया गया है और उनसे कह दिया गया है कि अब अगर आपने ये क्रॉस किया तो अब कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, कोई प्रिमिटिव वेपन से, डंडे से या क्लब से लड़ाई नहीं होगी। अब एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह हम जवाब देंगे। और इस डे और एज में एक प्रोफेशनल आर्मी अपनी बंदूकों से जवाब देती है। तो ये मैसेज चाइना को साफ तौर पे दे दिया गया है। इसीलिए शायद नॉर्थ बैंक में जो इतनी टेंशन हम देख रहे हैं 3 रातों से, जैसा मैंने बताया 2000 चीनी सैनिक बैठे हुए हैं, लेकिन मामला एस्केलेट नहीं हुआ है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कमांडर्स को समझ आ गया है कि अगर चाइना गोली चलाता है या चाइना अगर इंडिया के साथ कुछ भी अब ऊपर नीचे की हरकत करता है तो उनको भी उतने ही फोर्सफुली जवाब मिलेगा। तो चाइना अपनी युद्ध की तैयारी पूरी कर रहा है, तो हिंदुस्तान भी अपनी तैयारी में कहीं पीछे नहीं है। लेकिन साथ ही चाइना को अगर हम विश्व के समर्थन की बात करें तो उसमें भी वो एक तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। हाँ, पाकिस्तान जैसे देश जरूर अरुणिमा हैं जो उनके साथ मजबूरी में खड़े हुए हैं, लेकिन बाकी अगर हम देशों की बात करें, जिसमें प्रमुख तौर पर मैं फ्रांस का जिक्र करना चाहूंगी, जिसमें साफ तौर पर दिखता है कि एक बड़ी लकीर है। एक तरफ भारत है जिसके साथ तमाम देश खड़े हैं और दूसरी तरफ चीन है जिसके साथ छुट भैया देश खड़े हुए दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि चाइना जो है युद्ध की तैयारी की फुटेज अपने मीडिया पे चलवा रहा है। यूजुअली आप अगर युद्ध की तैयारी करते हैं, अगर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस होती है तो वो मीडिया में आप लीक नहीं करते, क्योंकि ये ऑपरेशनल चीज़ें जो है वो आपको युद्ध के मैदान में पावर देती है। लेकिन चाइना डरा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ आपने फ्रांस का जिक्र किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लगातार इंडिया के फेवर में बोल रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जहां भी इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, सपोर्ट इंडिया के फेवर में है। दूसरी चीज़ है इंडिया की इकोनॉमी, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और चाइना की जैसी है। चाइना हम पर बहुत डिपेंडेंट है अपने ट्रेड को लेकर। जब हमारे यहाँ ऐप्स बैन होते हैं तो चाइना में खलबली मच जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हर एक ऐप जो बैन हुआ है, पिछली बार 118 हुए, उसके पहले भी हो चुके हैं, कुल मिला के 200 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप, बड़ी बड़ी कंपनीज, अलीबाबा हो गई, पबजी हो गया, बाकी जितनी उनकी कंपनीज है जो बैन हुई है, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यहाँ हैं। उसके बावजूद भारत ने यह निर्णय लिया। तो चाइना पे 2 तरफा अटैक हो रहा है भारत की तरफ से। एक, जो भी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया में, उस पर अटैक हो रहा है। दूसरा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी इंटरनेशनल कमिटमेंट के साथ, इंटरनेशनल थम्स अप के साथ भारत चाइना को लगातार बता रहा है कि अगर युद्ध की स्थिति में आप हिंदुस्तान को लाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा। तो सच्चाई तो यह है कि चीन जिस विस्तारवाद नीति को आगे बढ़ाना चाह रहा था, भारत ने उसे बिल्कुल ही
नीचे झुका दिया है। चाहे हम सामरिक शक्ति की बात करें या फिर आर्थिक तौर पर जिस नजर से देख रहा था चीन भारत को, उस नजर को ही पूरी तरह से बदलकर भारत ने रख दिया। अरुणिमा, लगातार बने रहिएगा, आगे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। विक्रांत, आपके पास भी आएंगे अपडेट्स के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चीन से जुड़ी हुई। भारत से लड़ने के मंसूबे पाल रहे चीन के विमान को ताइवान ने खदेड़ कर भगा दिया है। ताइवान की वायु सीमा में चीन की लगातार 2 दिनों से जारी घुसपैठ का ताइवान ने करारा जवाब दिया है। ताइवान ने चीन को साफ साफ बता दिया है कि वो अपनी हद में रहे। अगर चीन ने बार बार ऐसी हरकत की तो ताइवान अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पलटवार करने से नहीं हिचकेगा। ताइवान ने दी चीन को हद में रहने की चुनौती। ताइवान और चीन के बीच भी बढ़ा तनाव। चीन ने ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ की। चीन के लड़ाकू विमान को ताइवान ने खदेड़ दिया। चीन के साम्राज्यवादी मंसूबों से परेशान ताइवान ने एक बार फिर चीन को आंखें दिखाई हैं। ताइवान का दावा है कि चीन के लड़ाकू विमान 2 दिनों से उसकी वायु सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसा ताइवान की बार बार चेतावनी देने के बावजूद जारी रहा तो ताइवान ने चीन की हेकड़ी ठीक करने की ठान ली। माना जा रहा है कि ताइवान को डराने के लिए चीन लगातार इस तरह की चाल चलता रहता है। चीन की उसी हरकत से आजिज आकर ताइवान भी तैश में आ गया। अब ताइवान ने दावा किया है कि उसने चीन के एक लड़ाकू विमान को खदेड़ कर भगा दिया। ताइवान सरकार के मुताबिक यह मामला 1 दिन पहले का है। चीन के फाइटर प्लेन अचानक उनकी सीमा में उड़ते दिखे। चीन की तरफ से बार बार हो रही इन हरकतों के बाद इस बार ताइवान की सेना ने उसके लड़ाकू विमान का पीछा किया। इसके बाद ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमान को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगटे अपने गुस्से को छिपा नहीं पाए। ताइवान के उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर चीन को हद में रहने की नसीहत दे डाली। उन्होंने लिखा, हद से आगे ना बढ़ें। ताइवान की हवाई सीमा में चीन ने आज फिर अपने फाइटर प्लेन उड़ाए हैं। कोई गलती ना करें। ताइवान शांति चाहता है, लेकिन हम अपने लोगों को बचाएंगे। एलएसी पर भारत से पिटने के बावजूद चीन ने कोई सबक नहीं सीखा है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में चीन ताइवान को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान को अपने इलाके में किसी का दखल मंजूर नहीं। माना जा रहा है कि ताइवान को छोटा मुल्क मानकर चीन डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के रवैये को देखकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने ताइवान का साथ देने का ऐलान पहले से ही कर रखा है। चीन के लड़ाकू विमान जिस तरह ताइवान की वायु सीमा से भागे, उसे अमेरिका के डर से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका ने चंद दिनों पहले ही अपना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ताइवान की खाड़ी में तैनात कर चुका है। खास बात यह है कि अमेरिका ने इसका ऐलान पहले नहीं किया था, लेकिन 2 हफ्तों में अमेरिका ने दूसरी बार किसी मिसाइल डिस्ट्रॉयर को साउथ चाइना सी में भेजा है। अमेरिका की ओर से उठाए गए कदम से साफ है कि वो ताइवान की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अगर ताइवान पर कोई हमला होता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ताइवान के साथ चीन का यह रवैया नया नहीं है। पिछले महीने भी चीन का फाइटर प्लेन ताइवान की खाड़ी में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है। तब भी ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीनी सेना के लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर उन्हें खदेड़ने का दावा किया था। चीन 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार सैन्य अभ्यास और हवाई गश्ती के साथ सैन्य शक्ति के दम पर इसे अपने इलाके में मिलाने की बात कह चुका है। वहां की सीमा पर चीन ने अपने हजारों सैनिक भी तैनात कर रखे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को हमला करने की धमकी देती रही है, लेकिन ताइवान ने भी साफ कर दिया है कि वो चीन से नहीं डरेगा और चीन के सामने नहीं झुकेगा। अपनी विस्तारवादी रणनीति की वजह से चीन भारत से मुंह की खा चुका है। ऐसे में अब ताइवान की जैसे को तैसे वाली जुबान चीन को पीछे हटने और अपनी हद में रहने के लिए मजबूर कर रही है।
और खबर आ रही है कि एलएसी पर तनातनी कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बैठकों का दौर जारी है। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक के बाद यह तय हुआ है कि सीमा पर तनाव घटाने के लिए एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। लद्दाख में एलएसी पर टकराव होने के बाद भारत और चीन के बीच ये छठी बैठक है। भारत की तरफ से इस बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह शामिल होंगे और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज भी दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बैठक त्रिशूल में हुई है। यह बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। तो इन बैठकों के बाद नतीजे क्या निकलते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि चीन हमेशा बैठक जरूर करता है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आता है, उसका पालन करने का वक्त आता है, फिर वो वही अपना पुराना रवैया अपना लेता है जिसमें एलएसी पर तनाव को बरकरार रखने की वो कोशिशें करता नजर आता है। लेकिन इस बार ये साफ संकेत भारत की तरफ से मिल गया है कि आप बैठक में भले ही तनाव कम करने की तरफ आगे ना बढ़ें और दूसरी मंशाओं में लगे रहें, तो उन मंशाओं के तहत भारत भी पूरी तैयारी के साथ आपके सामने डटा रहेगा। तैयारियां करता हुआ भारत आपको दिखेगा। इधर एलएसी पर जारी तनातनी के बीच भारत ने एक हफ्ते के भीतर चीन को 2 बड़े तगड़े झटके दिए हैं। कल शाम भारत और जापान के बीच रक्षा समझौता करके चीन को पूरी तरह से घेर लिया, लेकिन उससे भी पहले भारत की रूस के साथ एक बड़ी डील हुई है। यह डील AK-203 राइफल को लेकर है, जिसकी मारक क्षमता चीन के होश उड़ा देगी और रूस के साथ हुई इस डील के सामने आने के बाद ही चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। एक हफ्ते में चीन को दूसरा तगड़ा झटका। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल। भारत की चीन के होश उड़ाने वाली डील। रूस के साथ पक्की हुई भारत की डील। AK-203 राइफल पर रूस से पक्का करार। भारत रूस की डील से कांपेगा चीन। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल। चीन को झटका देने वाला भारत का दूसरा करार। एक हफ्ते में भारत ने चीन को दिए 2 करारे झटके। सबसे बड़ी खबर यही है कि चीन इस वक्त भारत की चाल को समझ ही नहीं पा रहा। एक हफ्ते में भारत ने दूसरा बड़ा कदम उठाकर चीन को पूरी तरह से सख्ते में डाल दिया है, बल्कि यह कहा जाए कि चीन को कांपने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते भारत ने रूस के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस के साथ करार। AK-203 राइफल को लेकर भारत का बड़ा सौदा। रूस के भारत से हुए सौदे ने उड़ाई चीन की नींद। भारत अब तैयार करेगा असॉल्ट राइफल AK-203। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल के समझौते को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतिम रूप दिया और डील पर साइन होते ही एलएसी पर तनाव फैलाने की कोशिश में लगे चीन की नींद उड़ गई। पिछले हफ्ते ही रूस के 3 दिवसीय यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के अत्याधुनिक AK-203 असॉल्ट राइफल से संबंधित एक बड़े करार को अंतिम रूप दिया। हालांकि भारत और रूस के बीच ये समझौता 1 साल पहले ही हो चुका था। भारत के अमेठी में इस राइफल के बनाए जाने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन जिस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समझौते को अंतिम रूप दिया, ये सीधे सीधे एलएसी पर चीन को एक करारी चुनौती है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि इस समझौते के तहत भारत रूस से जो AK-203 राइफल खरीदेगा, उन्हें भारत की अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा, जिसके बारे में 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलानिया कह चुके हैं। कुछ लोग दुनिया में घूमते घूमते बताते रहते हैं, हर गांव में जाके मेड इन उज्जैन, मेड इन जयपुर, मेड इन जैसलमेर, मेड इन बड़ौदा भाषण करते रहते हैं। उनके भाषण ही रह जाते हैं। ये मोदी है। अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी
मेड इन अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। न्यूज 18 की पड़ताल में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि रूस से 1 लाख AK-203 राइफल भारत खरीदेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का सबसे नया और आधुनिक अवतार है। यह नई आधुनिक राइफल इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम यानी इंसास राइफल की जगह लेगी। रक्षा सूत्रों से न्यूज 18 इंडिया को मिली खबर के मुताबिक भारतीय थल सेना को करीब 7,70,000 AK-203 राइफलों की जरूरत है, जिनमें से 1 लाख का आयात किया जाएगा और बाकी भारत में ही बनाई जाएंगी। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में यह भी कहा गया था कि दोनों पक्षों ने AK-203 राइफल के उत्पादन के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम की भारत में स्थापना को लेकर अंतिम चरण की चर्चा का स्वागत किया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के अमेठी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यही बात अब दुश्मनों को बेहद अखर रही है। AK-203 असॉल्ट राइफल, याद रखना, जब ये राइफल यहां से बनेंगी और 7.5 लाख राइफल देश के जवानों के हाथों में होंगी तो दुश्मनों के फिर क्या हाल हो रहे होंगे? वही हाल हो रहे होंगे जो अभी आपने एयर स्ट्राइक के माध्यम से, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देखा है। 1000 गुण वाली इस राइफल के मिलने से भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। रूस की बनी AK-203 राइफल दुनिया की सबसे आधुनिक और घातक राइफलों में से एक है। AK-203 राइफल बेहद हल्की और छोटी है। सुरक्षा बलों को दी जाने वाली इस राइफल को पूरी तरह से लोड किए जाने के बाद कुल वजन 4 किलोग्राम के आसपास होगा, जिससे इसे जवानों का अपने साथ रखना और संभालना आसान हो जाता है। इस राइफल में 7.62 mm की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मारक क्षमता 400 मीटर है। यह राइफल 1 मिनट में 600 गोलियां या 1 सेकंड में 10 गोलियां दाग सकती है। इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस AK सीरीज की राइफल को उत्तर प्रदेश की अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, ये हर लिहाज से भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करता है। सीमाओं पर भारतीय जवानों के हाथों में यह अगले साल या फिर कुछ महीनों में यह असॉल्ट राइफल दिखाई दे सकती है। इस असॉल्ट राइफल की मारक क्षमता पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है और भारत रूस से तकरीबन 7 लाख के आसपास ये बंदूकें खरीद रहा है। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक भारत और रूस के रक्षा मंत्री के इस बड़े और जरूरी करार के बाद LAC पर चीन के होश गुम हो गए हैं, क्योंकि अब उसे इस बात का अंदाजा होने लगा है कि भारत की चाल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इधर बड़ी खबर यह कि चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की कल मॉस्को में हुई बैठक, जिसमें तनाव कम करने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन जिस तरह से चीन इसके बाद भी साजिशें रच रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि वो LAC पर तनाव को कम करना चाहता है। भारत चीन तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चीन की गंदी हरकत की वजह से भारतीय सेना रूस नहीं जाएगी। रूस के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होगा भारत। चीन ने घुसपैठ करने वाले सैनिकों को सैन्य अभ्यास में भेजने की तैयारी की। चीन ने वेस्टर्न कमांड की टुकड़ी को रूस भेजने का फैसला किया। नाराज भारत ने सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से किया इनकार। एक तरफ आसमान में उड़ते रफाल, तो दूसरी तरफ T-90 टैंकों की गड़गड़ाहट।
तरफ बिना मिसाइल लॉन्चर से सेना को सुसज्जित करने की तैयारी, तो दूसरी तरफ पैंगोंग इलाके में रणनीतिक इलाकों में मुस्तैदी से चौकसी करते भारत के जवान। चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव के बीच इन तैयारियों ने बिना कहे भी बहुत कुछ कह दिया है। घुसपैठ की आदत और दूसरों के इलाकों पर कब्जे की नीयत से बाज न आने वाला चीन तिलमिला रहा है, और इस तिलमिलाहट की बड़ी वजह एक ही है। बीते कुछ दिनों में भारत की सेना ने कई बार उसके गंदे इरादे नाकाम किए हैं और पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। इन आदतों की वजह से चीन को जितने झटके लगे, उससे बातचीत की पेशकश से चीन खत्म करने की दुहाई तो देता है, लेकिन बौखलाहट में वो तनाव बढ़ाने वाली हरकत भी करता है। इसी का नतीजा है चीन का सबसे ताजा रुख। चीन ने रूस में होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के लिए अपनी सेना की टुकड़ी WTC यानी वेस्टर्न थिएटर कमांड से भेजने का फैसला किया है। ये वही थिएटर कमांड है जिसके सैनिकों ने पिछले दिनों भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की और भारतीय सेना के साथ जबरदस्त विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि भारत से टकराव के वक्त वेस्टर्न कमांड के जो सैनिक मौके पर मौजूद थे, उन घुसपैठियों को भी चीन रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कॉकास 2020 में भेज रहा है। कई जानकार इसे भारत को भड़काने वाली नीयत बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन की इस हरकत की भनक भारत को पहले ही लग गई थी। सूत्रों का दावा है कि भारत को जैसे ही ये खबर मिली, विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया और कुछ दिन पहले ही इस मुद्दे पर साउथ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। चूंकि चीन ने यह हरकत LAC पर तनातनी के बीच की है, इसलिए भारत ने इस पर रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए बहुत सोच विचार किया। चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी वाले इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने से जुड़े हर पहलू पर चर्चा हुई और अंत में इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया गया। रूस में हो रहे इस अभ्यास के लिए भारतीय सेना के तीनों अंगों को न्योता दिया गया था। इस अभ्यास में SCO सदस्य देश और मध्य एशियाई देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें चीन, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। जिन 18 देशों को इस सैन्य अभ्यास में शामिल होना है, उनमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। भारत को लेकर दोनों देशों का नजरिया किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बदनाम है, तो चीन अपनी चौहदी बढ़ाने की साजिश रचने की वजह से कुख्यात है। चीन की हरकत को भारत ने 15 जून को भी झेला। अब दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प ने हालात और बिगाड़ दिए। इस झड़प में 21 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चीन ने इस झड़प में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उसके 40 जवान इस झड़प में मारे गए थे। तनाव के ऐसे साये के बीच भारत ने रूस में होने वाले इस सैन्य अभ्यास से दूर रहने का फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया, बल्कि रूस से न्योता मिलने के बाद भारत ने बहुत ही ठंडे दिमाग से विचार विमर्श कर ये फैसला लिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इससे जुड़ी चर्चाओं में शामिल हुए। भारत ने सैन्य अभ्यास में शामिल होने की तरफ बढ़ना शुरू भी कर दिया था। बताया जा रहा है कि भारत ने कॉकास 2020 में 200 सैनिकों को भेजने का मन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत की राह में 2 अड़चनें आ गई। पहली अड़चन कोरोना का प्रकोप है। बताया जा रहा है कि इस साझा ट्रेनिंग प्रोग्राम को पहले ही शुरू होना था, लेकिन कोरोना के प्रकोप की वजह से इसमें देरी हुई। भारत ने नई तारीखों के हिसाब से हालात का आकलन किया। चीन में बीते कई हफ्ते से कोरोना के नए मरीज सामने नहीं आए, लेकिन रूस में लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। रूस में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। रूस में कोरोना की वजह से 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
कोरोना के अलावा चीन भारत की राह में दूसरी बाधा बन गया। तब उसने साझा सैन्य अभ्यास में वेस्टर्न कमांड की टुकड़ी भेजने का फैसला कर लिया। और चीन के साथ तनाव के बीच दिल्ली में रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में कांग्रेस से राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मामलों की समिति की बैठक में कहा कि बॉर्डर एरिया में ऑफिसर्स और जवानों के खाने की क्वालिटी में फर्क क्यों है। समिति के सदस्य शरद पवार ने भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव को लेकर रक्षा मंत्रालय और सीडीएस से स्पष्टीकरण मांगा है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मामलों की समिति की बैठक में कहा है कि बॉर्डर एरिया में ऑफिसर्स और जवानों के खाने की क्वालिटी में फर्क क्यों है। इससे पहले वो लगातार एलएसी पर हालात को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त विक्रांत जुड़ गए हैं, सहयोगी लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। विक्रांत, ये खबर आ रही है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी बैठक में। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने ये मामला उठाया क्योंकि ये पहले से ही बॉर्डर, खास तौर से जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर सैनिकों के खाने का क्या इंतजाम है और किस तरीके की क्वालिटी रहती है, उसको लेकर के कमेटी की बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी। और ये हमें पता चल रहा था कि आज की इस बैठक में, क्योंकि सीडीएस भी इस बैठक में आ रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है और उनके सामने खाने का भी मुद्दा उठा। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि बॉर्डर इलाकों में ऑफिसर्स और जो सैनिक हैं उनके खाने में फ़र्क क्यों होता है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क क्यों होता है। और साथ साथ उन्होंने ये हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शरद पवार ने उठाया है लद्दाख का मुद्दा और उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं उस पर कुछ और सदस्यों ने भी ये कहा कि एक विस्तार से स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये बताना चाहिए प्रेजेंटेशन के जरिए कि इस समय क्या स्थिति है वहां पर, उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो पहले से इस बात की कहा जा रहा था, हमने कुछ देर पहले बताया था कि इस तरीके की खबरें हैं कि कुछ सदस्य इस मामले को उठा सकते हैं। तो सीडीएस चूंकि इस बैठक में थे और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी हो जाती है कि जिस तरीके का तनाव लद्दाख के क्षेत्र में इस समय बना हुआ है भारत और चीन, भले ही वहां पर विदेश मंत्री स्तर पर कल बैठक के जरिए, बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की बात आगे की गई है, लेकिन फिर भी जो तनाव है उसको देखते हुए बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। शरद पवार ने इस मामले को उठाया कि उसके बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए, जिस पर क्या सीडीएस ने जवाब दिया, किस तरीके की बात कही, इसकी हालांकि अभी पुख्ता जानकारी नहीं आ पाई है। लेकिन ये जरूर पता चला है कि कुछ और सदस्यों ने कहा कि इस पर विस्तार से प्रेजेंटेशन देकर बताना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने खाने का जो मुद्दा उठाया था उस पर कुछ और सदस्यों ने भी उस चीज को उठाया है। तो कुछ देर बाद जब बैठक पूरी हो जाएगी तो ये कुछ और जानकारियां सामने आएंगी कि किस तरीके से मुद्दा उठा। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन क्या इनके इर्द गिर्द वो मुद्दे भी होंगे जो मौजूदा वक्त की नजाकत को बयां करेंगे। दरअसल एलएसी में जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, चीन लगातार प्रोवोक कर रहा है, ललकार रहा है, ऐसे में भारत की तैयारियां क्या बाकी जो दलों के नेता इस स्थायी समिति की बैठक में शामिल हैं उनसे साझा किया जाएगा या फिर सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें कुछ बातें फिल्टर कर ही बताई जाएंगी, सभी बातें नहीं सार्वजनिक की जाएंगी? देखिए, संसद की स्थायी समिति की अगर हम बात करें संवैधानिक रूप से तो बहुत बड़ा उसका दायित्व होता है और संसद की स्थायी समिति इसीलिए बनाई जाती है किसी भी मंत्रालय की, उस मंत्रालय से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में उन सदस्यों को जानकारी दी जाती है और अगर कोई किसी को कोई क्वेरी है, कोई सवाल पूछना है तो वहाँ पर बैठक के दौरान पूछा जा सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि जिस तरीके की इस समय स्थिति है, ऐसा नहीं लगता कि कोई इस तरीके का सवाल करेगा कि क्या तैनाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जिसको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में बताया या फिर शेयर नहीं किया जा सकता और उसको लेकर के फौज के, सेना के अपने नियम है, सरकार के अपने नियम है। हालांकि जो एलएसी पर जिस तरीके के तनाव जरूर बना हुआ उसको लेकर के सदस्यों की चिंता जायज है और वो ये चाहते हैं कि इस मामले में उठाने की कोशिश विरोधी दल के नेताओं के जरिए की जा रही है, जिस पर हम लगातार निगाह बनाए हुए हैं, लगातार विक्रांत अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर पूर्वी लद्दाख से आ रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन से चल रहे टकराव के बीच भारतीय वायुसेना ने भी दुश्मन की निगरानी के लिए अपने फाइटर विमानों की हवाई उड़ानें बढ़ा दी हैं। पूर्वी लद्दाख और खास तौर पर चुशूल में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। हर मोर्चों पर
दोनों देशों की सेनाओं के बीच की दूरी महज 200 से 500 मीटर है। ऐसे में किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अपना प्लान तैयार किया है। पिछले 2 दिनों से भारतीय लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लगातार सीमा पर उड़ान भर रहे हैं ताकि दुश्मन की हर हरकत पर करीब से नजर रखी जा सके। सेना के रडार और सैटेलाइट के जरिए भी इस इलाके की निगरानी की जा रही है। भारत के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक सुखोई रात में भी उड़ान भर रहे हैं। चीन के हर एयरबेस और मूवमेंट की जानकारी वायुसेना के पास है।